कभी कभी नाम ही काफी होता है हीरो बनने के लिए। सिनेमा व सेडिट्स पर पेश है उस शख्स की अनोखी, धमाकेदार और गोलमाल भरी कहानी जो सिर्फ इसलिए हीरो बन गया क्योंकि उसका नाम बादशाह था। राज एक दिवालिया जासूस जिसके ऑफिस में गैजेट्स तो बहुत हैं, पर क्लाइंट नहीं, जिसकी जेब खाली है पर सपने बड़े हैं। और फिर एक दिन किस्मत ऐसी पलटी खाती है कि वह खुद को सीबीआई का सुपर एजेंट पाता है, जिसका मिशन है गोवा की मुख्यमंत्री की जान बचाना। परेशानी यह है कि असली बादशाह मर चुका है, असली हत्यारा अभी जिंदा है और राज को लगता है कि वह सिर्फ एक बच्चे को चोरों से बचाने गया है। स्वागत है बादशाह की दुनिया में, जहां हर शख्स कोई और है, हर बात झूठ है और हर झूठ एक धमाके पर खत्म होता है। यह कहानी है गलतफहमियों की, गोलियों की और गजब की कॉमेडी की। और हाँ, इसमें बिल क्लिंटन भी हैं, मोनिका केस के साथ। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर के एक छोटे से बदहाल जासूसी कार्यालय से, जिसके बाहर लगा है भव्य सा बोर्ड, बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी। अंदर का हाल देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। दीवारों पर लगे हैं तरह तरह के देसी जुगाड़ वाले गैजेट्स, छुपे हुए कैमरे, नकली दाढ़ी मूंछे, टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर और एक पुराना सा कंप्यूटर जो बूट होते होते बुढ़ापा आ जाए। इस कार्यालय का मालिक है राज, जिसे दोस्त और दुश्मन दोनों बादशाह के नाम से पुकारते हैं। राज का सपना है कि एक दिन उसकी एजेंसी देश की सबसे बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी बने, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास न तो क्लाइंट है, न पैसे और न ही कोई बड़ा केस। उसका इकलौता सहारा है उसका चीफ असिस्टेंट रामलाल, एक बुजुर्ग, वफादार और थोड़े अनाड़ी आदमी, और कुछ और कर्मचारी जो बिना तनख्वाह के सिर्फ शौक से काम करते हैं। राज रोज सुबह उठता है, अपने ऑफिस के शीशे साफ करता है और उम्मीद करता है कि आज कोई बड़ा केस आएगा। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और बस यही उम्मीद हाथ लगती है। वह एक ऐसा बादशाह है जिसकी रियासत सिर्फ इस कमरे तक सीमित है और यहाँ भी उसकी बादशाहत सिर्फ नाम की है। इसी बीच गोवा में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सूरज सिंह ठाकर एक बड़ा औद्योगिक घराना है, जिसका बायोकेमिकल प्लांट गोवा में एक भीषण हादसे के बाद बंद कर दिया गया है। यह आदेश दिया है गोवा की मुख्यमंत्री गायत्री बच्चन ने। ठाकर इस फैसले से बर्बादी के कगार पर है और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी है। वह तय करता है कि अब गायत्री बच्चन जिंदा नहीं रहनी चाहिए। वह अपनी सहायक रानी को बुलाता है और उसे मुंबई के सबसे खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर शिवा को हायर करने का आदेश देता है। रानी यह काम कर देती है। शिवा तैयार है, उसे सिर्फ एक मौके की तलाश है। इसी साजिश के बीच सीबीआई को इस हत्या की साजिश की भनक लग जाती है। सीबीआई चीफ को पता चलता है कि शिवा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन उन्हें यकीन है कि ठाकर अब दूसरा हत्यारा भेजेगा। वह अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर एजेंट दीपक मल्होत्रा को बुलाते हैं और उसे यह मिशन सौंपते हैं। उसे कोडनेम दिया जाता है बादशाह। मल्होत्रा का काम है गायत्री बच्चन की सुरक्षा करना, किसी भी कीमत पर। यह कोडनेम अब दो लोगों की पहचान बन चुका है, एक सच्चा सीक्रेट एजेंट और दूसरा एक छोटा मोटा जासूस, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका नाम ही उसकी किस्मत का फैसला करने वाला है। राज के ऑफिस में एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, जिसका नाम है के झुनझुनवाला। वह एक अमीर प्रतिष्ठित व्यवसायी दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है। वह राज को बताता है कि वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। उसकी इकलौती बेटी सीमा शादी करना नहीं चाहती, जबकि उसने उसकी शादी नितिन नाम के एक युवक से तय कर रखी है।
झुनझुनवाला राज से गुहार लगाता है वह सीमा को प्यार के जाल में फंसाए, उसे यकीन दिलाए कि नितिन एक अच्छा लड़का है और उससे शादी कर ले। राज पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन झुनझुनवाला उसे इतने पैसों का ऑफर देता है कि राज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह यह केस ले लेता है। वह सीमा को फोन करता है, झूठ झूठ में उसके प्यार में डूबने का नाटक करता है। वह उसे बताता है कि वह एक सफल बिजनेसमैन है, एक बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, नाम है। सीमा धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगती है। वह राज से प्यार करने लगती है। राज का प्लान कामयाब होता दिखता है, लेकिन एक समस्या है, राज खुद भी सीमा से प्यार करने लगा है। उसकी नीयत पहले साफ नहीं थी, लेकिन अब उसका दिल धोखा खा गया है। वह उस लड़की से सच में प्यार करता है, जिसे उसने झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाया था। राज अपनी ड्यूटी निभाता है। वह सीमा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे बताता है कि यह सब झूठ था। वह नितिन से शादी करे, क्योंकि यही उसके पिता की आखिरी इच्छा है। सीमा टूट जाती है। वह रोती है, राज को कोसती है और वहाँ से चली जाती है। राज का दिल भी टूट जाता है, लेकिन वह समझता है कि यही सही है। उसे नहीं पता कि उसके इस फैसले ने उसे किस बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। असल में झुनझुनवाला और नितिन कोई आम पिता पुत्र नहीं है। वे दोनों देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस के आरोपी हैं और सीबीआई उनके पीछे पड़ी है। सीमा असल में सीबीआई एजेंट दीपक मल्होत्रा की बहन है। झुनझुनवाला और नितिन की योजना थी कि नितिन सीमा से शादी कर ले, ताकि दीपक मल्होत्रा केस से हाथ खींच ले। लेकिन राज ने उनकी यह साजिश बिगाड़ दी। अब दीपक मल्होत्रा को पता चल जाता है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ और वह झुनझुनवाला और नितिन को गिरफ्तार कर लेता है। राज को इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं पता। उसे तो बस इतना पता है कि उसने एक मरते हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। वह यह भी नहीं जानता कि उसका यह छोटा सा केस कितना बड़ा बैंक फ्रॉड केस था और उसने अनजाने में सीबीआई की बहुत बड़ी मदद कर दी है। इधर ठाकर की हत्या की साजिश नई करवट ले लेती है। उसे पता चलता है कि सीबीआई ने गायत्री बच्चन की सुरक्षा के लिए एक सीक्रेट एजेंट भेजा है, जिसका कोड नेम है बादशाह। ठाकर अपनी सहायक रानी और उसके बॉयफ्रेंड मोती को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है, इस बादशाह को खत्म करो और उसकी पहचान चुराकर उसकी जगह ले लो। मोती को बादशाह बनकर गायत्री बच्चन तक पहुंचना है और उसे मारना है। रानी और मोती मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां से दीपक मल्होत्रा यानी असली बादशाह को गोवा के लिए फ्लाइट पकड़नी है। रानी मल्होत्रा को पहचान लेती है और मोती को इशारा करती है। मोती बेरहमी से मल्होत्रा पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। मल्होत्रा का शरीर वहीं गिर जाता है और उसके हाथ से एक कंप्यूटर डिस्क गिरकर दूर जा लगती है। ठीक उसी वक्त राज अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर आता है। उसे महेंद्र सेठ नाम के एक आदमी ने केस दिया है। उसके बच्चे का अपहरण हो गया है और बच्चा गोवा में रखा है। राज को गोवा जाना है, बच्चे को ढूंढना है। वह टिकट काउंटर पर पहुंचता है और अपना नाम बताता है, बादशाह। काउंटर वाला समझता है कि यह वही बादशाह है जिसके लिए बिजनेस क्लास की टिकट बुक है। वह राज को वह टिकट थमा देता है। राज हैरान होता है, लेकिन टिकट ले लेता है। उसे वहाँ गिरी हुई डिस्क भी मिल जाती है, जिसे वह उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। उसे नहीं पता कि यह डिस्क एक मरे हुए सीबीआई एजेंट की है और उसकी जेब में अब देश का सबसे गुप्त मिशन छुपा हुआ है। कुछ देर बाद मोती टिकट काउंटर पर आता है और अपना नाम बताता है, बादशाह। काउंटर वाला अब और भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे राज के नाम की जो इकोनॉमी क्लास की टिकट थी वह मोती को दे देता है। इस तरह दो बादशाह एक ही फ्लाइट में सवार होते हैं।
एक सच्चा बादशाह बनने का सपना देखने वाला राज और दूसरा बादशाह की पहचान चुराने वाला हत्यारा मोती। फ्लाइट के दौरान रानी को अचानक एहसास होता है कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया है। जिसे मोती ने मारा वह तो असली सीबीआई एजेंट था और जो आदमी बिजनेस क्लास में बैठा है वह कोई और है। वह घबरा जाती है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इधर सीमा और उसके अंकल टॉम गोवा एयरपोर्ट पर असली बादशाह यानी दीपक मल्होत्रा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि एक सीक्रेट एजेंट आ रहा है जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए भेजा गया है। लेकिन जब राज एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो सीमा उसे देखकर चौंक जाती है। यह तो वही है जिसने उसका दिल तोड़ा था। वह समझ नहीं पाती कि वह यहाँ क्या कर रहा है। टॉम अंकल भी हैरान है लेकिन वे मान लेते हैं कि शायद यही सीक्रेट एजेंट है। सीमा का दिल धक धक करता है। वह राज से नफरत भी करती है और उसे देखकर दुख भी होता है। गोवा एयरपोर्ट पर राज की मुलाकात होती है सीबीआई एजेंट आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा राज को देखते ही सलाम ठोक देते हैं। उन्हें लगता है कि यही वह सीक्रेट एजेंट है जिसका कोड नेम बादशाह है। राज हैरान है लेकिन वह समझता है कि यह शायद महेंद्र सेठ का आदमी है जो उसे केस में मदद करने के लिए भेजा गया है। वह चुपचाप उनके साथ चल देता है। आदित्य चोपड़ा उसे सीधे डॉक्टर रूसी सूरती के पास ले जाते हैं जो सीबीआई के R&D डिपार्टमेंट का हेड है। डॉक्टर सूरती राज को देखते ही उसे जेम्स बॉन्ड स्टाइल की गाड़ी, घड़ी, पेन, चश्मा और तरह तरह के गुप्त गैजेट्स थमाने लगते हैं। राज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि महेंद्र सेठ ने तो उसे सिर्फ एक बच्चा ढूंढने भेजा था। ये सब क्या है? आदित्य चोपड़ा उसकी तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, बादशाह साहब, आपने झुनझुनवाला केस जिस तरह सुलझाया वह काबिले तारीफ है। सीबीआई आपकी जितनी तारीफ करे कम है। राज यह सुनकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। झुनझुनवाला केस? वह तो उसने एक मरते हुए बाप की इच्छा पूरी की थी। यह सीबीआई वाले उसे केस क्यों कह रहे हैं? उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि वह किसी बहुत बड़े गोलमाल में फंस गया है। लेकिन अब पीछे हटना भी मुश्किल है। इधर राज के दोस्त रामलाल और बाकी लोग एयरपोर्ट पर एक ड्राइवर से मिलते हैं जो उन्हें लेने आया है। ड्राइवर कहता है कि वह महेंद्र सेठ ने भेजा है। वे उसके साथ चले जाते हैं लेकिन असल में यह ड्राइवर महेंद्र सेठ का नहीं बल्कि बच्चे को अगवा करने वाले गैंग का है। वे सीधे अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। उधर सीमा राज के पीछे पड़ जाती है। वह उससे मिलने का इंतजाम करती है। एक कैफे में दोनों मिलते हैं। राज उससे माफी मांगता है। वह कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं झूठ बोलकर तुम्हारे दिल में घर कर गया और फिर तुम्हें तोड़ दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि जो कुछ भी मैंने महसूस किया वह झूठ नहीं था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सीमा उसे देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह उस पर विश्वास भी करना चाहती है और नहीं भी। तभी मोती वहाँ आ धमकता है। वह राज पर हमला कर देता है। सीमा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। राज और मोती के बीच जमकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान राज को अचानक याद आता है कि उसने मोती को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था, एक व्हीलचेयर वाले बूढ़े आदमी को धक्का देते हुए। वह पूछता है, वह बूढ़ा कौन था? मोती ठंडे दिमाग से जवाब देता है, वह शिवा था, मुंबई का सबसे बड़ा हत्यारा, और मैंने उसे मार डाला। राज हैरान रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह आदमी कोई आम बदमाश नहीं बल्कि एक खूंखार किलर है। वह किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है।
सीमा राज के होटल के रूम में घुसती है। वह उसके बैग को खंगालती है और उसे वह कंप्यूटर डिस्क मिल जाती है जो राज ने एयरपोर्ट पर उठाई थी। वह डिस्क लेकर भाग जाती है। राज यह सब छुपकर देखता है, लेकिन वह उसे रोकता नहीं। सीमा डिस्क चेक करती है और उसमें सूरज सिंह ठाकर की हत्या की साजिश का पूरा डिटेल होता है। उसे पता चलता है कि ठाकर गोवा की मुख्यमंत्री को मारना चाहता है। वह यह भी समझ जाती है कि जिसे वह बादशाह समझ रही थी वह असली बादशाह नहीं है। वह हैरान और कंफ्यूज है। वह टॉम अंकल को सब बताती है। दोनों तय करते हैं कि राज ही यह सब कर रहा है, वही असली हत्यारा है। वे उसे पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। इधर राज को अपहरणकर्ताओं का फोन आता है। वे कहते हैं कि अगर बच्चा चाहिए तो सेंट पॉल स्कूल में हीरे लेकर आओ। राज तैयार हो जाता है। वह उधर जाता है, बच्चे को बचाता है और दोनों अपहरणकर्ताओं मणिचंद और सक्सेना को पकड़कर बांध देता है। उसे लगता है कि उसका केस खत्म हो गया। अब वह बच्चे को महेंद्र सेठ को लौटा सकता है, लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। सीमा को पता चलता है कि ठाकर के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उसे ठाकर के क्लब तक जाना होगा। वह वहां पहुंचती है। राज उसका पीछा करते हुए वहां आता है। ठाकर राज को देखता है और समझता है कि यह वही बादशाह है जिसे रानी और मोती ने उसकी जगह लगाया है। वह राज से कहता है, तो तुम हो बादशाह? अच्छा, काम कहाँ तक पहुँचा? राज सोचता है कि यह ठाकर ही महेंद्र सेठ है जिसने उसे बच्चा ढूंढने भेजा था। वह कहता है, सर, काम हो गया। कल सेंट पॉल स्कूल में सब खत्म हो जाएगा। ठाकर समझता है कि बादशाह कल स्कूल में मुख्यमंत्री की हत्या कर देगा, क्योंकि संयोग से मुख्यमंत्री का भी कल वहाँ कार्यक्रम है। वह बहुत खुश होता है। राज सोचता है कि वह कल बच्चे को महेंद्र सेठ को सौंप देगा और केस बंद। दोनों अपनी अपनी समझ से खुश हैं। राज वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सीमा उसे देख लेती है। वह और भी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि राज सच में ठाकर का आदमी है और वह मुख्यमंत्री को मारने वाला है। राज अपने दोस्तों को बच्चे और हीरे लेकर ठाकर के बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है। उसे लगता है कि वहाँ महेंद्र सेठ मिलेंगे और वह बच्चा लेकर खुश हो जाएगा। लेकिन ठाकर की नियत कुछ और ही है। उसे लगता है कि उसके आदमी मुख्यमंत्री का अपहरण करके उसके पास ला रहे हैं। जब रामलाल और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो ठाकर उन्हें बंधक बना लेता है। उसे एहसास होता है कि यह कोई अपहरण नहीं बल्कि एक बच्चा है जिसे ये लोग लाए हैं। वह गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वह उस बच्चे को बम वेस्ट पहनाकर एक वैन में बंद कर देता है और रामलाल और बाकी लोगों को एक ऊंची बिल्डिंग में कैद कर देता है। वह राज को फोन करता है और कहता है, अब सुनो, तुम कल सेंट पॉल स्कूल में मुख्यमंत्री को खत्म करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पहले यह बच्चा मरेगा, फिर तुम्हारे सारे दोस्त। राज की तो जान ही निकल गई। उसे पता चलता है कि वह किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह अब न तो भाग सकता है न किसी को सच बता सकता है। उसे हीरो बनना होगा, चाहे वह हीरो बनना चाहता था या नहीं। सेंट पॉल स्कूल में मुख्यमंत्री गायत्री बच्चन का कार्यक्रम है। सीमा वहां सुरक्षा कर्मियों को हत्या की साजिश के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन खन्ना नाम का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर असल में ठाकर का आदमी है। वह सीमा को देखते ही अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दे देता है। राज ठीक उसी वक्त वहां पहुंचता है। वह सीमा को बचाता है। दोनों छत पर भागते हैं। वहां राज सीमा को सब सच बता देता है। वह कौन है, वह यहाँ कैसे आया और वह कैसे अनजाने में इस पूरी साजिश का हिस्सा बन गया। सीमा उसे देखती है
और पहली बार उसे यकीन होता है कि राज झूठ नहीं बोल रहा। वह उसे बताती है कि उसका भाई दीपक मल्होत्रा मर चुका है और राज अब उसकी जगह ले चुका है। राज को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वह सीमा से वादा करता है कि वह उसके भाई को इंसाफ दिलाएगा और मुख्यमंत्री को बचाएगा। वे दोनों अब एक टीम है। सीमा उसे बताती है कि मुख्यमंत्री के पति त्यागराज बच्चन भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। राज हैरान रह जाता है। राज को मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी शीतल का फोन आता है। वह उसे होटल हॉलिडे इन में बुलाती है। राज वहां पहुंचता है और उसकी मुलाकात त्यागराज बच्चन से होती है। शीतल उसे बताने वाली होती है कि त्यागराज ही असली मास्टरमाइंड है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, त्यागराज उसे गोली मार देता है। राज समझ जाता है कि सीमा सही थी। वह त्यागराज से भिड़ जाता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। उसे मुख्यमंत्री को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है और उस बच्चे को बचाना है। वह वहां से निकलता है और सीधे सेंट पॉल स्कूल पहुंचता है। वहां वह मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी देता है, जिसमें उसने शीतल की हत्या और त्यागराज की साजिश का पूरा सच लिखा होता है। मुख्यमंत्री चौंक जाती है, लेकिन उसे राज पर भरोसा हो जाता है। इसी बीच खन्ना और उसके आदमी राज पर हमला कर देते हैं। राज उन सब से अकेले भिड़ जाता है। वह अपनी जान पर खेलकर एक एक कर सभी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराता है। खन्ना को भी वह मार देता है। त्यागराज वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीबीआई के आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम उसे पकड़ लेती है। अब सिर्फ ठाकर बचा है। ठाकर के पास बम का रिमोट है। वह धमकी देता है कि अगर किसी ने हरकत की तो वह बच्चे को उड़ा देगा। सारे सीबीआई अधिकारी और राज के दोस्त उसे घूर रहे हैं। वे सब एक स्वर में कहते हैं, दबा दो रिमोट। देखते हैं कितनी जांबाजी है तुझमें। ठाकर की हिम्मत नहीं पड़ती। वह घबराकर वहां से भागने लगता है। राज उसके पीछे भागता है। डॉक्टर सूरती बच्चे के पास जाते हैं और बम को डिफ्यूज करना शुरू करते हैं। कुछ ही सेकंड में वह बम को निकाल लेते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। बम हवा में तैरता हुआ नीचे गिरता है और ठीक उसी वक्त ठाकर अपनी कार में बैठने वाला होता है। बम उसकी कार के नीचे जा गिरता है। ठाकर रानी और मोती को चिल्लाकर कहता है, दबाओ रिमोट। रानी रिमोट दबा देती है। धमाका होता है और ठाकर की कार हवा में उड़ जाती है। ठाकर मर चुका है। रानी और मोती वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। सब खत्म हो चुका है। राज ने वह कर दिखाया जो कोई सीक्रेट एजेंट भी नहीं कर पाता। उसने अनजाने में, बिना किसी ट्रेनिंग के, पूरी साजिश को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों बाद राज की डिटेक्टिव एजेंसी की हालत बदली सी लगती है। अब वहाँ सिर्फ मकड़ियाँ नहीं, बल्कि क्लाइंट्स की लाइन लगी है। राज का फोन लगातार बज रहा है। रामलाल फोन उठाता है तो उसकी आवाज फट जाती है। हेलो, कौन? बिल क्लिंटन, अमेरिका के राष्ट्रपति। राज चौंक जाता है। रामलाल कहता है, सर, बिल क्लिंटन साहब बुला रहे हैं। बोल रहे हैं उनकी मोनिका केस में मदद चाहिए। $10 लाख का इनाम है। राज मुस्कुराता है, अपनी पत्नी सीमा की ओर देखता है और कहता है, बोल दो रामलाल, बादशाह अब सिर्फ वाइफ ड्यूटी पर है। सीमा शर्मा जाती है। राज उसका हाथ थाम लेता है। वही राज जो कभी एक छोटा मोटा जासूस था, आज असली बादशाह बन चुका है। उसके पास न कोई सीक्रेट मिशन है, न कोई गुप्त एजेंसी। उसके पास बस एक प्यार करने वाली पत्नी है, एक वफादार दोस्त रामलाल है और एक एजेंसी है जहां अब सच में काम होता है। फिल्म इसी खुशनुमा
मजेदार और दिल को छू लेने वाले दृश्य पर समाप्त होती है, जहां राज और सीमा एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और पर्दे पर छा जाता है बादशाह। और इस तरह राज न सिर्फ बादशाह बना, बल्कि असली हीरो बन गया। उसने न किसी सीबीआई ट्रेनिंग ली थी, न कोई सीक्रेट मिशन समझा था। उसने तो बस एक बच्चे को बचाना था और पूरे गोवा के अपराध जगत को धूल चटा दी। वही राज, जिसके ऑफिस में पहले सिर्फ मकड़िया जाला बुनती थी, आज वहां अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आता है। पर राज अब बदल चुका है। अब उसे न तो पैसे का लालच है, न नाम का मोह। उसने तो सिर्फ सीमा को पाया है और अब वह सिर्फ वाइफ ड्यूटी पर है। यह कहानी सिखाती है कि हीरो वह नहीं जो वर्दी पहनता है, हीरो वह है जो सही वक्त पर सही काम करता है, चाहे उसे पता भी न हो कि वह क्या कर रहा है। अगर यह कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई हो, तो सिनेमावर्स एडिट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही धमाकेदार, मस्ती भरी और विस्तृत कहानियों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा। याद रखिए, नाम में क्या रखा है? बस नाम ही तो काफी है। बादशाह।